हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय श्री राम सर। सो बच्चों, हम लोग जो है प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस और एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स की हेल्प से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे बच्चों मैं ये जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर वाले वो सॉल्व कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ साथ इनको सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके जब मैं बोलूँगा कि बेटा वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करो तो आप सॉल्व करेंगे एंड देन सॉल्यूशन देखेंगे। और ये फ़ाइल जो है, जो भी सॉल्यूशन हम लोग यहाँ करने वाले हैं, ये फ़ाइल फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा बच्चों, तो वहाँ से आप इसको चाहो तो देख भी सकते हो और रिवाइज़ करना हो तो आप डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हो। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और यहाँ पे मैंने ये देखो बोर्ड का सिलेबस जो इस साल हमारे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है ये कि क्या क्या टॉपिक हमारे बोर्ड के सिलेबस में है। ये सारे टॉपिक्स आप देख पा रहे हो, ये बेटा हमारे बोर्ड के सिलेबस के टॉपिक्स हैं जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में इस साल आ रहा है। तो ये जितने भी हैं ये मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और साथ में आप लोगों को कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि सर इसमें कौन कौन डेरिवेशंस होंगे, क्या होंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि बेटा ये डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कूलम्ब्स लॉ हो गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेटा न्यूमेरिकल आते हैं, गॉस लॉ का स्टेटमेंट हो गया। और ये कुछ अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें हैं जो हमारी हेल्प करती है पढ़ने में। ओके, और इधर ये डेरिवेशंस है, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, रिंग की एक्सिस पे हो गया, डाइपोल के एक्सिस पे, डाइपोल के इक्वेटर पे, टॉर्क ऑन डाइपोल, फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, और गॉस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं स्फेरिकल क्लोज सरफेस लेकर के, और फिर इन्फाइनली लॉन्ग वायर, इन्फाइनली लार्ज थिन शीट और स्फेरिकल शेल। इनके जो ये फार्मूलाज है बच्चों, तो इन पे क्या है, ये डेरिवेशंस आते हैं अपने एग्जाम में। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर न्यूमेरिकल किस पे आएगा, क्या आएगा। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो तो यहाँ बड़े आराम से आपको दिखेगी कि जब हम कोई चीज़ की डेफिनेशन देते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ भी बेटा एक फार्मूला बन के आ जाता है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डेफिनेशन लिखूँगा तो मेरे पास डेफिनेटली यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि जैसे ये एक फार्मूला आ गया, फिर मैं फ्लक्स की डेफिनेशन लिखूँगा तो एक फार्मूला आ गया, फिर मैं डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन लिखूँगा तो फार्मूला आ गया बेटा, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज उसका एक स्टेटमेंट बन गया, कूलम्ब्स लॉ एक फार्मूला आ गया, गॉस लॉ एक फार्मूला आ गया, और ये जो डेरिवेशंस है इनकी वजह से ये फार्मूलाज आ गए। तो अगर बच्चों आपको डेफिनेशन और आपको लॉज, डेफिनेशन और आपको लॉज और डेरिवेशन अगर अच्छे से याद है तो फार्मूलाज तो आपको याद हो ही जाएंगे, और जब फार्मूलाज याद हो जाएंगे तो फिर आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों, आप भी मेरे साथ इन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जैसे मैं मान लो बच्चों कोई क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, अब आपको क्या करना है कि अगला क्वेश्चन सिमिलरली इसके जैसा आता है तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके और ख़ुद सॉल्व कर लेना है इसको, फिर आपको उसको आगे एक्सीड करके सॉल्यूशन मैच कर लेना है, ठीक है। और समझ नहीं आता तो देख लेना है। तो जब भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रिपीट होगा और आपको लगता है ये मैं कर सकता हूँ, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, और जैसे आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो आप वहीं पॉज करके पहले खुद अपने हाथ से एक बार ट्राई मार लीजिए और फिर उसके बाद बेटा सॉल्यूशन को देखिए, जो आंसर है उससे मैच करिए। अगर गलती होती है तो फिर वीडियो को पूरा ढंग से देखिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, मैंने इनको टॉपिक वाइज ही अरेंज करने की कोशिश करी है कि जो टॉपिक पहले है उसके क्वेश्चन पहले हों और जो टॉपिक बच्चों बाद में है उसके क्वेश्चन बाद में करें। सो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें देखिए टू मेटेलिक स्फीयर्स ए एंड बी। तो पहली चीज़ ये मेटेलिक स्फीयर्स हैं, मतलब कंडक्टर्स हैं, कैप्ट ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, किस पे रखें बेटा, इंसुलेटिंग स्टैंड पे, ताकि अर्थ से इनका मेटेलिक कॉन्टैक्ट ना हो और कोई भी चार्ज इनके ऊपर आए वो नीचे फ्लो करके अर्थ में नहीं जाए, और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है कांटेक्ट में है। अब पॉजिटिव चार्ज रॉड पी इज ब्रॉट नियर स्फीयर ए एज शोन इन फिगर। तो ये पॉजिटिव चार्ज रोड है बच्चों पी नाम से, इसको हम स्फीयर ए के पास लेकर आते हैं। द टू स्फीयर्स, तो बेटा क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का ट्राई कीजिए।
तो यहाँ पे द टू स्फीयर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड द रॉड पी इज रिमूव्ड। तो इसको पास में लाया हमने, पास में लाने के बाद में, रॉड पास में लाने के बाद हमने क्या किया, इन दोनों स्फीयर को दूर दूर कर दिया, और दूर दूर करने के बाद फिर इस रॉड को भी हमने हटा दिया। ऐसा ही हमें कह रहे हैं कि रॉड को पास में लाओ, पास में लाने के बाद स्फीयर्स को अलग करो, और देन आप फिर रॉड को भी रिमूव कर लो। व्हाट विल द चार्ज ऑन स्फीयर, नेचर ऑफ चार्ज। तो नेचर पूछिए बच्चों हमसे, क्या पूछिए, नेचर, मतलब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो ही हमें बताना है। तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सिंपली हमें नेचर पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे ये स्फीयर हमने बना दिया, ये स्फीयर ए हो गया बच्चों, और सेम इसके जैसा ये दूसरा स्फीयर है बच्चों, ये हमारे पास हो गया बच्चों स्फीयर बी। तो ये हमारे पास स्फीयर ए हो गया, और ये हमारे पास स्फीयर बी हो गया। अब हम इसके पास में एक रॉड लेकर के आ रहे हैं, तो ये जो रॉड हम इसके पास में लेके आ रहे हैं दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज रॉड। तो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास में लेके आते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, सिंपल लॉजिक यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन हो गया, फिर हम लोग यहीं से सेकंड सिचुएशन को भी ड्रॉ करेंगे। तो जब लेके आएंगे तो बच्चों उसके बाद होगा क्या, उसके बाद ये होगा बच्चों कि ये रॉड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ये रॉड क्या करेगी, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बी से ए में चलेंगे। तो जो बी में क्या है, पहले इक्वल प्रोटॉन इक्वल इलेक्ट्रॉन थे, तो टोटल चार्ज जीरो था, हर एक एटम का भी जीरो था और पूरे बी बॉडी का भी जीरो था। अब क्या होगा, जब बी में से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो बी में जो एटम्स है ना उनके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो उसका उनका नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो टोटल चार्ज बच्चों जीरो होता है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ना, तो इधर आते टाइम क्या होगा, इस लेट से कि बी के कोई एटम के अंदर 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो अब इलेक्ट्रॉन तो 9 ही रह गए, तो माइनस का 9 ही चार्ज होगा, और प्रोटॉन तो 10 है तो प्लस का 10 ही, तो प्लस का ई उसके पास रह जाएगा। मतलब हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि जो बी के जो एटम्स है वो एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, तो वो बेटा पॉजिटिवली चार्ज होंगे। क्या हो जाएंगे, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। और ये जो ए है ना, इसके एटम्स को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये वाले एटम्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो गया। अब फिर उन्होंने हमसे बोला है कि ना स्फीयर्स, पहले स्फीयर्स को अलग करना आपको, तो ठीक है हम पहले स्फीयर्स को अलग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम स्फीयर्स को अलग करेंगे। सो स्फीयर्स को हम सेपरेट कर लेंगे। ये हमने स्फीयर्स को बेटा सेपरेट कर लिया। तो स्फीयर्स को अलग करने के बाद में अब देखो क्या होगा, जैसे हम स्फीयर्स को अलग करेंगे ना, तो अब स्फीयर्स कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ बीच में आ गई एयर, और एयर तो इंसुलेटर होती है नॉर्मली, तो इसमें तो चार्ज फ्लो कर ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, स्फीयर्स को पहले ही रिमूव कर लिया। अगर हम रॉड को पहले रिमूव कर लेते तो बच्चों ये सिचुएशन वापस आ जाती, वापस से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिल जाते और इनिशियल सिचुएशन आ जाती। अब स्फीयर्स को रिमूव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम रॉड को रिमूव कर लेंगे। तो जैसे हम रॉड को रिमूव कर लेंगे तो बेटा ये सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन अब आप एक चीज़ सोचो कि अभी तो ये जो दोनों चार्ज है ना, ये वाला चार्ज पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, ये दूर दूर है, क्योंकि रोड क्या कर रही है, रोड एक काम कर रही है, पॉजिटिव को रिपेल कर रही है और नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रही है, तो बेटा ये दूर दूर है। लेकिन जैसे आप रोड को हटाएंगे, अब रोड का फोर्स तो है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट रोड इनको पास नहीं आने दे रही। तो अब जैसे रोड को हटाएंगे तो सिचुएशन थोड़ी चेंज होगी कि ये जो प्रोटॉन है ना, ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट करेंगे तो इस वाले एंड पे आ जाएंगे प्लस, और ऐसे ही इधर वाले एंड पे माइनस शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा सिचुएशन, कि ये जो माइनस है और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह से चेंज होगा कि ये प्लस इधर आ जाएगा, इस वाले एंड पे आ जाएगा। अब और आगे क्यों नहीं आ सकता, बीच में एयर है बेटा, इंसुलेटर है वो, तो इसलिए नहीं आ सकता। तो ये हमारा फर्स्ट केस हुआ, ये हमारा सेकंड केस हुआ, और ये हमारा थर्ड केस हुआ, और ये हमारा फोर्थ केस हुआ। अब अगर हम इनको दूर दूर कर दें, फिफ्थ केस में अगर हम इनको दूर दूर सेपरेट कर दें, ये हमारा फिफ्थ केस है, इसमें अगर हम इनको दूर दूर कर दें तो अब क्या होगा, अभी एक दूसरे पे इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएंगे अट्रैक्शन का,
तो फिर क्या होगा कि ये आपस में प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेंगे, ये प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपेल होंगे और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी आपस में रिपेल होंगे, और ये तो दूर हो गए तो एक दूसरे पे इतना फोर्स लगाएंगे नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके ऊपर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सारे के सारे इसके, जैसे हम ये वाली सिचुएशन पे आएंगे, जैसे हम ये वाली सिचुएशन गेन करेंगे, दूर दूर करेंगे इनको, तो दूर दूर करने के बाद ये हमारा कौन सा था, फर्स्ट केस था बच्चों। ये फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन, ये हमारी हो गई थर्ड सिचुएशन, ये हो गई फोर्थ सिचुएशन। फोर्थ में मैंने क्या बोला था, ये पास पास आ जाएंगे, यस। तो फोर्थ सिचुएशन में कुछ ऐसा हो जाएगा, ये प्लस यहाँ से प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये अपने दूसरे एंड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ये प्लस इधर आ जाएगा और ये माइनस बच्चों इधर आ जाएगा। अब क्या होगा, जब हम इनको दूर दूर ले जाएंगे ना, तो अभी ये आपस में इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं और ये प्रोटॉन भी एक दूसरे को आपस में रिपेल कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का अट्रैक्शन इतना पावरफुल नहीं है जितना इनका रिपल्सन है, क्योंकि ये बहुत पास पास एक दूसरे के। तो इस पर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो इस पे आए हैं ए पे, ये इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सिमिलरली जो प्रोटॉन इस पे आए हैं पॉजिटिवली चार्ज, वो भी इसका सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो गया इसके ऊपर। तो अब हम अगर बात करें कि सर हम क्या ये पांचों डायग्राम बनाएं, क्या हम इसके बारे में पूरा लिखें, तो स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन लेट से कि आपका 1 मार्क्स के अंदर ही आता है, तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन स्फीयर ए एंड बी। अब ए और बी पे चार्ज का नेचर पूछा है, तो हमें समझ में आ गया कि जो ए है उस पे जो चार्ज का नेचर है वो नेगेटिव नेचर है, और बी पे जो चार्ज का नेचर है वो बना है पॉजिटिव नेचर। तो यहाँ से तो हम नेचर डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ जाता है तो बेटा फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा हम लोगों को। ये डायग्राम तो सारे प्रॉपर बना ही देंगे, बट हम लोगों को थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसमें देना पड़ेगा कि जब हम रोड को पास लाएंगे तो रोड विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट फ्रॉम बी टू ए। मैं बोल रहा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो, व्हेन रोड इज पुट नियर ए एंड बी देन इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, so electron will move from B to A, so sphere A will become negatively charged and sphere B will become positively charged. Now both spheres are separated, and when rod is removed the charge gained by the spheres remain on them, and once they are put far another, जब इनको far away रख देंगे बच्चों, then charge will be uniformly डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन देयर आउटर सरफेस। मेटल पे बेटा किस पे आता है, आउटर सरफेस पे ही आता है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। तो ये वाली बात हुई बच्चों, तो ए और बी पे चार्ज हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा है, तो बच्चों आप देखिए इस क्वेश्चन को, देख के एक बार खुद ही ट्राई कीजिए, है ना, और फिर जब बाद में अपने सोल्यूशन को देखिए। अगेन अ मेटल स्फीयर केप्ट ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, अ नेगेटिवली चार्ज रोड इज ब्रॉट नियर इट। तो अब की बार नेगेटिवली चार्ज रोड लेकर के आए हैं। देन द स्फीयर इज अर्थ, अब इसकी अर्थिंग भी कर रखी है, मतलब मेटल वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट भी कर दिया बच्चों। और रिमूविंग द अर्थिंग एंड टेकिंग द नेगेटिवली चार्ज रोड अवे, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द स्फीयर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें तो रीज़न भी देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये स्फीयर लिया और ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा। तो स्फीयर को हमने क्या किया, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया। अब हम इसके पास में लेके आ रहे हैं नेगेटिवली चार्ज रोड। तो ये जो रोड है ये नेगेटिवली चार्ज है और इधर से कर रखा है इसको अर्थिंग। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स की तो कमी नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अभी रोड का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा
और रिपल्सन के कारण ये इधर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, एयर तो इंसुलेटर होती है, तो एयर होती तो ये उसमें एयर में जनरली जा नहीं पाते, लेकिन यहाँ मेटल का वायर लगा हुआ है अर्थिंग के थ्रू, तो आराम से जब इनको धक्का मिलेगा, फोर्स मिलेगा, इधर रिपल्सन होगा, तो ये क्या करेंगे, इस वायर के थ्रू अर्थ में चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन अर्थ में जब जाएंगे तो आप खुद ही सोचिए कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन जब अर्थ में जाएंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो इस स्फीयर पर नेट चार्ज कैसा हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेस में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में। पहले तो दोनों बराबर थे जब ये न्यूट्रल था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन से निकलते जाएंगे और अर्थ में जाते जाएंगे, इसके ऊपर चार्ज कैसा आता जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आता जाएगा। लेकिन वो किधर इकट्ठा होगा, वो होगा बच्चों रॉड के पास में, क्योंकि रॉड उसको अट्रैक्ट करके रखेगी, तो ये पॉजिटिवली चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में इन्होंने बोला अर्थिंग को हटा दें एंड देन रॉड को रिमूव कर दें। तो चलो पहले अर्थिंग हटा देते हैं, क्योंकि अगर पहले ही रॉड को हटा देंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना जो अर्थ में गए थे, ये वापस आ जाएंगे और स्फीयर न्यूट्रल हो जाएगा। सो फर्स्ट वी विल रिमूव द अर्थिंग, पहले हम इसको हटा देंगे, और जब हम रॉड को हटा देंगे फोर्स सिचुएशन के अंदर, तो फिर ये क्या होगा, इनमें तो रिपल्सन हो रहा है, तो रिपल्सन हो रहा है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक दूसरे को रिपेल करके इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस प्लस आउटर सरफेस पे। मेटल बेटा हमेशा याद रखो, जो भी एक्सेस चार्ज होता है नेट चार्ज, वो हमेशा इसकी आउटर सरफेस पे आता है। तो यहाँ पे ये आउटर सरफेस पे चार्ज बेटा इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे को यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे हमारे पास फिर से ये फर्स्ट केस ए हो गया। तो यहाँ पे हम इन्होंने बोला रीज़न भी दो, तो बेटा डायग्राम के साथ ही रीज़न लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। रॉड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सो it will repel free electrons of metal sphere। बी पार्ट में हम लिखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ स्फीयर, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ स्फीयर विल मूव, क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ स्फीयर विल मूव टू अर्थ एंड नेट पॉजिटिव चार्ज विल डेवलप ऑन स्फीयर पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर हम बोलेंगे सी पॉइंट में अर्थिंग रिमूव्ड, सो नाउ स्फीयर will not share its charge with अर्थ। जब अर्थिंग हटा दी तो अब तो शेयर नहीं करेगा ना। और फाइनली डी पॉइंट पे क्या लिखेंगे बच्चों, सो व्हेन रॉड रिमूव्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ स्फीयर will uniformly distribute on its outer surface। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये वाले पार्ट का पूरे का आंसर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो दिस इज़ द प्रोसीजर। अब बच्चों हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है इस क्वेश्चन के ऊपर, इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर। इंसुलेटेड का मतलब है कि जैसे ये स्फीयर है, अब इंसुलेटेड का मतलब है कि चारों तरफ जो मीडियम है ना वो मीडियम इंसुलेटर है और इसका कोई भी चार्ज उस मीडियम के साथ शेयर नहीं होगा। जो स्फीयर के पास चार्ज है वो स्फीयर के पास ही रहेगा। ये होता है इंसुलेटिंग का मतलब। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने
कई बार हम लोग लगता है कि हमने अगर यहाँ पे इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया तो आज से कांटेक्ट नहीं होगा, तो इंसुलेटिंग हो गया। बट ये सच में इंसुलेटिंग इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ एयर है जो कि इंसुलेटर है, इसलिए इसका चार्ज एयर में लीक नहीं करेगा। तो ये बेसिकली मतलब होता है इंसुलेटिंग करने का। तो यहाँ पे इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके पास साइज जो है आइडेंटिकल है। हैव चार्ज क्यू एंड क्यू बी। तो हमारी अगर फर्स्ट सिचुएशन को हम देखें तो हमारे पास एक स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है, आइडेंटिकल स्फीयर है। दिस इज स्फीयर ए, ये हमारे पास स्फीयर ए है बच्चों, एंड दिस इज स्फीयर बी, और आइडेंटिकल साइज है। चार्जेस आर क्यू एंड क्यू बी रेस्पेक्टिवली। ए पे कितना चार्ज है क्यू ए, और बी पे कितना है क्यू बी। अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज। जो तीसरा स्फीयर है ना वो भी इनके जैसा ही इनका भाई है सी, बट उसके ऊपर चार्ज ज़ीरो है, इसके ऊपर चार्ज ज़ीरो है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम, इसको आप अपना एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट कीजिए। यहाँ पे ये जो है इस पूरे को आप एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट कीजिए। ये तीनों स्फीयर्स का जो कलेक्शन है, यू शुड ट्रीट इट लाइक ए आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब अगर हम इनको टच करेंगे, अगर हम इनको टच करते हैं, अगर हम इनको टच करेंगे बच्चों, तो ये आपस में तो शेयरिंग करेंगे चार्ज की, बट नेट चार्ज जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर मैं हमेशा ये बोलूँ कि अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम मैंने ले लिया, तो अगर मैं बोलूँ कि ए बी को दे सकता है, बी सी को दे सकता है, आपस में तीनों एक दूसरे को देते रहेंगे, बट ए का चार्ज प्लस बी का चार्ज प्लस सी का चार्ज, तीनों का टोटल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बिकॉज नेट चार्ज कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए बच्चों, अब इन्होंने क्या किया, पहला स्टेप इन्होंने क्या लिया कि जो सी है ना उसको एक एक कॉन्टेक्ट में लाते हैं, ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ए। तो सी जो है वो एक एक कॉन्टेक्ट में आता है। अब हमेशा ध्यान रखो, जब आइडेंटिकल साइज़ होती है ना, चार्ज का फ्लो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। तो चार्ज का फ्लो वैसे तब तक होता है जब तक कि मतलब पोटेंशियल दोनों चीज़ों का बराबर नहीं हो जाए। तो मेनली जो रीज़न है चार्ज के फ्लो के लिए वो है पोटेंशियल डिफरेंस। बट एक्चुअल में क्या होता है कि आइडेंटिकल साइज़ की जब दो बॉडीज़ को टच करते हैं ना, मेटल बॉडीज़ को, तो उस केस में क्या होता है कि जब उन पे चार्ज बराबर हो जाता है तो उनका पोटेंशियल भी इक्वल हो जाता है। तो उस समय शेयरिंग स्टॉप हो जाती है। मतलब अल्टीमेटली ये हो गया कि जब दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स को अगर आप टच करोगे तो जो चार्ज उनके ऊपर आएगा वो इक्वल आएगा। और वो इक्वल कितना आएगा, तो उन दोनों पे जो चार्ज है उसको पहले ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे कि भैया दोनों के पास देख लो कितना है। एक के पास है 5, एक के पास है 7, तो 12 हो गया, डिवाइड बाई 2 कर दो तो 6 दोनों को मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि पहले ए और सी को कांटेक्ट में लाते हैं। तो जो हमारा सेकंड केस बन रहा है यहाँ पे वो कुछ इस तरह से है। ए और सी को कांटेक्ट में ला रहे हैं हम लोग। तो अब इस केस में क्या होगा, जब हम ऐसा करेंगे ना, तो जो चार्ज ए पे होगा, ए पे जो चार्ज होगा उतना ही चार्ज सी पे होगा, क्योंकि आइडेंटिकल है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चार्ज कॉपर मतलब मेटल स्फीयर है। तो इसमें क्या होगा कि ए पे जो चार्ज है मान लो क्यू ए डेस, और सी पे हो गया क्यू सी डेस, दोनों पे चार्ज इक्वल होगा। और होगा कितना, जो ए का चार्ज है और जो सी का चार्ज है उसका डिवाइड बाई 2। अब ए का सी का तो चार्ज 0 है, तो ये आ जाएगा क्यू ए बाई 2। तो दोनों पे क्यू ए बाई 2 चार्ज हो जाएगा बच्चों। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, तो इन्होंने अगले स्टेप में बोला है कि तीसरा स्टेप है हमारा। तो हमारे पास में थर्ड स्टेप की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हम थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इसको विथ फर्स्ट देन इन कॉन्टेक्ट विद द सेकंड,
तो अब ये सी जो है ना, इस पे चार्ज कितना आ चुका है, Q/2, और ए पे भी कितना हो चुका है, Q/2। तो जैसे ये टचिंग कंडीशन हुई, अब चार्ज इन पे चेंज हो गया, कितना हो गया, तो जैसे ये कांटेक्ट किया आपने और अब ये जीरो नहीं रहेगा, दोनों पे Q/2 हो गया। ए के ऊपर हो गया बच्चों QA/2 और सी पे भी हो गया QA/2 और इस पे Q भी है। अब फाइनली सिचुएशन में कि चार्ज कितना होगा, तो अब ये हमसे बोल रहे हैं कि अब आपको क्या करना है इसमें कि बी के टच में लाते हैं अब सी को। तो अब की बार सी को जब बी के टच में लाएंगे, चलो बी के टच में लाएंगे सी को, तो सी कितना चार्ज लेके आ रहा है, QA/2। सी तो QA/2 लेके आ रहा है, तो ए पे तो चार्ज हो गया QA आधा हो गया QA/2। अब बी और सी पे इक्वल आएगा, तो यहाँ पे बी पे जो चार्ज है उसको मैं लिख देता हूँ QB डैश और सी पे जो है वो QC डबल डैश लिख देता हूँ। अब वो कितना होगा, तो वो पहले बी और सी का चार्ज ऐड कर लो, डिवाइड/2 कर लो। तो बी पे कितना है इस समय QB, बी पे है QB और सी पे है QA/2। पहले हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया QA/2, ये सी पे है और बी पे है QB, दोनों को ऐड करके हम कर देंगे डिवाइड/2। तो अल्टीमेटली चार्ज हमारे पास कितना आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमने 2 LCM ले लिया, तो ये हो गया QA प्लस 2QB/2 LCM आ गया और 2 2 4 हो गया। तो हमारे पास फाइनली जो चार्ज आएगा वो कितना हो गया, QA प्लस 2QB/4। इस तरह से मैंने क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम है, स्क्रीन को आप पॉज करो और आप खुद ही सोल्व कर लो और फिर बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है इसका। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स A एंड B हैव अ चार्ज -Q एंड +3Q। तो A और B हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। तो A पे जो चार्ज है QA दैट इज़ -Q और B पे जो चार्ज है दैट इज़ प्लस का 3Q। अब होता क्या है, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड देन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D अपार्ट। तो हमने पहले क्या करते हैं, इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाते हैं। जैसे हम इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाएंगे, दे आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो शेयरिंग बराबर से होगी, जो भी चार्ज दोनों पे सेम आएगा। तो अब जो इन पे चार्ज आएगा दोनों के ऊपर, वो आएगा जो पहले इन पे था QA प्लस QB/2। तो कितना आया, QA हमारे पास है -Q और QB है 3Q और डिवाइड/2 कर दे तो 2Q डिवाइडेड/2, 2Q डिवाइड/2, तो बच्चों बचा सिर्फ प्लस का Q। तो A और B दोनों को प्लस का Q मिल जाएगा इस केस में। एंड नाउ दे आर सेपरेटेड। अब हमने इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो अब इसको भी मिल गया प्लस का Q और इसको भी मिल गया प्लस का Q। तो हमने अब इनको D डिस्टेंस अपार्ट रख दिया जैसा क्वेश्चन में बोला है। तो मेन चीज़ है, आइडेंटिकल के लिए ही बच्चों ये कंसेप्ट लगता है कि ऐड करके हाफ करना। फाइंड द नेचर ऑफ कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम। अब देखो इन पे चार्ज सेम नेचर का आ गया, और जब चार्ज सेम नेचर का होता है तो इनके बीच में रिपल्सन होता है। दो बॉडीज़ पे अगर चार्ज सेम नेचर का है तो दे विल रिपेल, वो एक दूसरे को से इक्वल अपोजिट फोर्स से रिपेल करेगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा, अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो सिंपली आप लिख सकते हैं, इन्होंने पूछा है नेचर ऑफ फोर्स कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो सेकंड इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रिपल्सिव। और अगर रीज़न पूछते हैं तो चार्ज ऑन बोथ स्फीयर हैव द सेम साइन सो इट विल बी रिपल्सिव। तो फोर्स का नेचर कैसा हो गया, रिपल्सिव हो गया बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए, अ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल एंड हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो पॉलीथीन को किससे रब किया है, वूल से रब किया है। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है इट इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है बेटा ये। और तो मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग एनसीईआरटी और बोर्ड क्वेश्चंस के थ्रू पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे धीरे धीरे। इसमें सारे डेरिवेशन भी आ जाएंगे, डेफिनेशन भी आ जाएगी, लॉज भी आ जाएंगी, सब चीज़ें इसमें आ जाएगी और क्वेश्चन भी साथ में हो ही जाएंगे सारे। और आपको इंटरेस्ट भी आएगा इसके अंदर, अच्छा लगेगा बच्चों। पर आप जो है वो खुद की मैथ का भी ध्यान रखें।
जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि मेरे को आता है तो पॉज करके फटाफट से खुद ही सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ सारे सॉल्यूशन देख के मस्त हो जाएंगे एकदम, ऐसा नहीं। सो अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते जाओ कि पॉलीथीन और भैया वूल को रब किया, ऐसे ऐसे रफ डायग्राम बनाते जाओ अपनी मर्जी से। जैसे आपने लिख दिया इसको पॉलीथीन और इसको लिख दिया वूल, तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ ना वैसे वैसे ही डायग्राम बनाते जाओ, ताकि सिचुएशन आपके सामने दिखती रहे और आपका दिमाग चले। तो पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड ए नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस। तो भैया जो पॉलीथीन है उसके ऊपर जो चार्ज है, चार्ज ऑन पॉलीथीन पीस, वो नेगेटिव नेचर का आ जाता है। और कितना आ जाता है, 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। इतना नेगेटिव चार्ज पॉलीथीन पे आ गया। अब क्यों आया होगा, किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज जब आता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसके पास। तो इसका मतलब वूल से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होकर के आए पॉलीथीन के अंदर, तभी तो पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आया है। तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम विच टू विच। सो पहला जो पार्ट है विच टू विच, तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट पार्ट का हम आंसर लिख रहे हैं ए पार्ट का। सो पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली लिखते हैं बच्चों, हमसे रीज़न तो पूछा नहीं, तो सिंपली हम यही बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। इलेक्ट्रॉन बच्चों किधर ट्रांसफर हुए हैं, वूल से पॉलीथीन में। ठीक है, अब हमसे पूछा हाउ मैनी एस्टिमेट द नंबर। सो अगर मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे बच्चों हम चार्ज का फॉर्मूला लगा देंगे, Q इक्वल्स टू एनी। अगर बच्चों किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज अगर पॉजिटिव है तो आप Q इक्वल टू प्लस एनी लगा दो, और बॉडी पे चार्ज नेगेटिव है तो Q इक्वल टू माइनस एनी लगा दो। जैसे पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज है ना, ये वाला चार्ज नेगेटिव, तो हम Q इक्वल टू माइनस एनी लगाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो Q का वैल्यू कितना है, पॉलीथीन पे चार्ज कितना है, आया है नेगेटिव, आया है कितना आया, 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। और इधर हो गया -n, और E का वैल्यू होता है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब यहाँ से आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो माइनस साइन है ये इस वाले माइनस साइन से कट गया, कूलाम से ये कूलाम कट गया। तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ n नंबर यहाँ से सिंपली आ जाएगा। तो n का वैल्यू आएगा 3 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। तो 3 में 1.6 का डिवाइड कर लेंगे, तो जैसे आप 3 में 1.6 का डिवाइड करोगे अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी 1.875 आएगा बच्चों। और 10 की पावर यहाँ पे हो जाएगी -7 प्लस 19। तो यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इसका नंबर आ जाएगा 1.875 × 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं किसमें, वूल से पॉलीथीन में ट्रांसफर हुए हैं। सो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। हाँ बच्चों डेफिनेटली, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है इसके पास मास तो होता ही है ना, जिसको आप लिखते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिखते हो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो चाहे बहुत कम है, भले ही बहुत कम है, बट है तो सही ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है निकल करके, तो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल उसके पास मास भी है, तो अगर वो जा रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज लेकर के जा रहा है, साथ में मास भी तो जा रहा है क्योंकि उसके पास मास है। तो यस हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें, बी पार्ट को अगर हम बात करें तो इसका जो बी पार्ट है अब हम उसका आंसर देते हैं। तो पहली चीज़ तो हम लिखेंगे यस का मतलब है, इन्होंने इतना बोला इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू, यस बिकॉज
बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इतना इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है तो डेफिनेटली मास भी ट्रांसफर हुआ। कितना ट्रांसफर हुआ है? वो एक इलेक्ट्रॉन जाता तो इतना मास लेकर जाता, तो इतने गए तो मास में जो होगा चेंज, या हम लिखें कि मास ट्रांसफ़र, तो मास ट्रांसफ़र होगा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए और एक इलेक्ट्रॉन का मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.875 जो है इंटू 10⁻12 ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, और मास है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। तो इसको जब बेटा सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो मास ट्रांसफ़र का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी, ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप करेंगे, यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 1.7 इंटू 10⁻18 किलोग्राम, ये मास ट्रांसफ़र हुआ है। तो आप लोग सोल्व करके कैलकुलेशन को और आगे प्रोसीड करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई। तो देखो वहाँ यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, एक एक्स है दूसरा वाई है, ठीक है। फर्स्ट एक्स है दूसरा वाई है। अब यहाँ पे होगा क्या देखो बच्चों, ठीक है, और तीसरा एक जेड और है, तो जेड ही बना लेते हैं, ये जेड है। अब देखो एक कंसेप्ट यहाँ पे समझ के रखना आपको, इस टाइप का क्वेश्चन है कि ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे पास मिलाने पे ये इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, इसमें रिपल्सन हो रहा है, देन इसमें साइन, नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा, साइन बताओ। तो इसके लिए कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। वो कंसेप्ट क्या ध्यान रखेंगे बच्चों, वो कंसेप्ट ये ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट कि बच्चों जो रिपल्सन फोर्स होता है ना, रिपल्सन, वो हमेशा दो सिमिलर चार्ज बॉडीज के बीच में होता है। रिपल्सन कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की बात कर रहा हूँ। रिपल्सन टेक्स प्लेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट having same sign of charge। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी ऑब्जेक्ट पे भी, अगर इनमें दूसरी ऑब्जेक्ट को ये रिपेल कर रही है तो उस पर भी पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तभी कर सकती है, वरना नहीं कर सकती, तो ये रिपल्सन होगा। अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी के लिए आपको बोला कि किसी दूसरी बॉडी को रिपेल कर रही है, वो तभी कर सकती है जब इस पर नेगेटिव चार्ज है। मतलब बोथ बॉडीज मस्ट बी चार्ज्ड, ये दोनों की दोनों बॉडीज़ क्या होनी चाहिए, चार्ज होनी चाहिए, और कैसा नेचर, सेम नेचर के साथ। बट यहाँ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चों हमारे पास में, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, अट्रैक्शन कैन टेक्स प्लेस इन टू कंडीशंस। अट्रैक्शन बिटवीन two objects can takes place in two condition। अब वो टू कंडीशन कौन सी है, पहले फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ बच्चों। देखो जब भी क्या होगा बच्चों, मुझे आपको कुछ कंसेप्ट सिखाना होगा थ्योरी का, कि देखो वो ये यहाँ पे इसके बिना ये बात समझ में आने वाली नहीं है, देन आई विल एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट। मैं साइड में इसे लाइन बना के और इस तरह से यहाँ पे उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा, और हमारा मेजर जो वर्क रहेगा क्वेश्चन का वो यहाँ पे रहेगा, और इधर हम उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके साथ क्वेश्चन के साथ ही आपकी कुछ कमी भी है ना कंसेप्ट्स की, वो साथ में हो जाएगी, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे, वीडियो देख लोगे, आपका काम वहीं पे हो जाएगा। सो कौन सी दो कंडीशन है जिनमें अट्रैक्शन होता है, तो फर्स्ट जो कंडीशन है, ऑब्जेक्ट्स हैव चार्ज ऑफ अपोजिट साइन।
ऑब्जेक्ट के पास जो चार्ज है बेटा उसका जो नेचर है वो अपोजिट हो, जैसे इसे आप सब जानते हो इस बात को। तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है और दूसरी ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है, तो पक्का अट्रैक्शन होगा, सिंपल सी बात है। सो दे विल अट्रैक्ट, क्या करेगी एक दूसरे को बच्चों, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन सेकंड कंडीशन जो है अट्रैक्शन की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से क्वेश्चन का काम होगा। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे तो चार्ज है और दूसरी न्यूट्रल है तो भी अट्रैक्शन होगा। सो वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज चार्ज्ड एंड अदर इज न्यूट्रल और यू कैन से अनचार्ज्ड। तो अगर दूसरी एक पे तो चार्ज है दूसरी पे चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो भी अट्रैक्शन होगा। तो ड्यू टू इंडक्शन, ये होता है ड्यू टू इंडक्शन और यू कैन से ड्यू टू पोलराइजेशन या इंडक्शन की वजह से बच्चों ऐसा होता है। ये जो चीज़ होती है दिस टेक्स प्लेस ड्यू टू इंडक्शन एंड पोलराइजेशन। तो इंडक्शन और पोलराइजेशन की वजह से ऐसा कैसे होता है? तो सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है और दूसरी ऑब्जेक्ट तो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या करेगी, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और प्रोटॉन्स इस एंड पे आ जाएंगे। अब इस बॉडी पे फोकस करेंगे हम, इस पे नेट फोर्स किधर आएगा, तो ये ध्यान देंगे बच्चों, इस पे नेट फोर्स किधर आता है। तो ये जो बॉडी है, इस पूरी बॉडी को ज़रा देखें तो आप देखेंगे बच्चों कि ये वाली जो बॉडी है पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ये इधर नेगेटिव चार्ज आ गया -Q और इधर आ गया +Q। तो इस -Q को ये क्या कर रही है, इस -Q को ये क्या कर रही है, इस नेगेटिव वाले पार्ट को अट्रैक्ट कर रही है। तो इसको तो ये अट्रैक्ट करेगी F1 फोर्स से और पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगी F2 फोर्स से। लेकिन आप जानते हो दूर जाने पे फोर्स कम होता है, तो इस नेगेटिव पे जो अट्रैक्शन लगेगा वो ज़्यादा लगेगा इस पॉजिटिव के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब F1 बड़ा होगा इस F2 से, तो नेट फोर्स किधर आएगा, तो ऐसे में इस बॉडी पे जो नेट फोर्स आएगा वो इस दूसरी बॉडी की तरफ आएगा F नेट विच इज़ F1 - F2। तो इस वजह से अट्रैक्शन होगा, इस वजह से ये बॉडी इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आएगी। तो इसका मतलब ये समझ ले कि अगर एक बॉडी पे चार्ज है और दूसरी न्यूट्रल है तब भी अट्रैक्शन होगा। तो रिपल्सन के लिए तो अट्रैक्शन दो कंडीशन में होगा, या तो उन पे चार्ज का नेचर अपोजिट है या एक पे चार्ज है दूसरे पे न्यूट्रलिटी है, ओवरऑल नेट चार्ज 0 है। आप कहेंगे सर दूसरी बॉडी पे तब ये चार्ज आ गया, अरे इस टोटल करो, ये टोटल तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये, लेकिन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक्चुअल में इंडक्शन और शिफ्टिंग का मतलब है कि चार्ज पहले जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था वैसे नहीं है, एक साइड नेगेटिव ज़्यादा आ गया, एक साइड पॉजिटिव ज़्यादा आ गया, चार्ज बिकम रीडिस्ट्रीब्यूटेड। सो अब प्रोसेस कुछ अलग होगा। तो इन्होंने हमसे क्या बोला, अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारा। एंड नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट X, चलो पहले हम X को लेते हैं, क्या हो रहा है प्रोसेस समझते हैं। तो ये X है, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भैया जी X पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, ये ऑब्जेक्ट X है और इस पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है। नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट X रिपेल बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट Y। तो रिपल्सन तो एक ही केस में होता है बच्चों, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स में रिपल्सन हो रहा है, ये तभी हो सकता है जब दोनों के ऊपर सेम नेचर का चार्ज हो, मतलब Y पे भी पक्का नेगेटिव है तभी रिपल्सन हो सकता है, रिपल्सन बिना चार्ज के नहीं होगा। तो इस केस में इनमें रिपल्सन हो रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया इन दोनों पे चार्ज कैसा है, मुझे इन दोनों के चार्ज की नेचर पता चल चुकी है कि अगर X नेगेटिवली चार्ज है और वो Y को रिपेल कर रहा है, तो रिपेल तो एक ही केस में होता है जब दोनों पे चार्ज का नेचर कैसा हो, सेम हो। तो ये इनके ऊपर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये वाला कंसेप्ट लग जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, हाउएवर एन ऑब्जेक्ट Z इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट Y। चलो भाई ये Y ले लेते हैं,
तो वाई पे तो चार्ज है पक्का नेगेटिव, ये सिचुएशन क्लियर हो गई। और जेड इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि अट्रैक्शन दो केस में होता है, वाई और जेड में अट्रैक्शन होगा तो दो केस में होगा। या तो ये जो जेड है इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा, तो जेड पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी वाई उसको अट्रैक्ट करेगा। और दूसरी जो सिचुएशन है जिसमें ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वो होगी कि वाई पे तो चार्ज पहले से पता चल गया पक्का है, लेकिन जेड न्यूट्रल होगा, तब भी अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जेड की नेचर है वो दो हो सकती है। जेड या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा या जेड फिर अनचार्ज्ड होगा, मतलब न्यूट्रल लिखा है कुछ ऑप्शंस में तो न्यूट्रल लिखा, या फिर जेड न्यूट्रल होगा। तो इन्होंने पूछा है ऑब्जेक्ट जेड के बारे में, तो जेड या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसको देखें, अच्छे से रिवाइज करें, नोट्स में भी लिख लें और समझें, इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। चलो बच्चों आगे चलते हैं। इन्होंने कहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर्स, छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, और स्प्रेड इनटू अ चैम्बर एंड बिकम चार्ज्ड विथ, उनके ऊपर देखो +3 का मतलब 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, +5 ही मतलब 5 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन की कंपेरिजन में, और -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है प्रोटॉन की कंपेरिजन में। तो ये नेट चार्ज है इन तीनों स्फीयर्स का, छोटे छोटे स्फीयर्स हैं। ऑल स्फीयर्स कैम इन कॉन्टैक्ट साइमल्टेनियसली फॉर अ मोमेंट एंड गॉट सेपरेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर्स। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा आसानी से समझ आएगा बच्चों। इसके लिए आपको एक अच्छी ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट अच्छी तरह पता है। क्या पता है कि दुनिया में चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर प्रोटॉन पे जो होता है या इलेक्ट्रॉन पे जो होता है। प्रोटॉन पे प्लस ही होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही होता है, अगर मैग्नीट्यूड ले ले तो ई, और ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19। दुनिया में सबसे छोटा चार्ज यही है बच्चों। अब चार्ज सबसे छोटा यही है। फिर क्वांटाइजेशन में हमने सीखा था कि अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट्स जो है उनमें चार्ज का एक्सचेंज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू, इस ई के थ्रू होगा। तो या तो जो चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो ई का ट्रांसफर होगा, 2 जाएंगे तो 2e होगा, 3 जाएंगे तो 3e होगा, 4 जाएंगे तो 4e। तो एनी चार्ज किसी बॉडी पे होगा हमेशा, किसी भी एट अ टाइम। तो वो चार्ज जो है वो क्या क्या हो सकता है, तो किसी बॉडी पे चार्ज एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ई हो सकता है, 2 है तो 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है, 5e हो सकता है। इस तरह से चार्ज हमेशा ऐसे ही होगा। अच्छा, नेचर 2 हो सकती है। मान लो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो -e, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो उस पर फिर पॉजिटिव डेवलप होगा। तो नेचर दोनों हो सकती है, लेकिन चार्ज कभी भी ऐसे पॉइंट्स में नहीं हो सकता कि 1.5 ही। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, कि इसका मतलब हो गया एक 1 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन एंड अनदर हाफ इलेक्ट्रॉन, 1.5 हो गया या 3.5 हो गया, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ई का इंटीजर मल्टीपल होगा, यही तो क्वांटाइजेशन है। अब यहाँ पे 3 स्फीयर्स हमारे पास में, ये पहला स्फीयर हो गया और 3 छोटे छोटे आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, ये दूसरा स्फीयर हो गया और ये तीसरा स्फीयर हो गया। ये तीनों कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, ठीक है। और हमें क्या बोला है कि एक के ऊपर चार्ज है +3e, दूसरे पे है +5e और तीसरे पे है बच्चों -3e। अब बच्चों यहाँ पे इनको टच करके अलग कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि पहले तो इन पे ये चार्ज था बिफोर टचिंग, ये बिफोर टचिंग कंडीशन है, तो थोड़ा मैं दूर कर देता हूँ। ये बिफोर टचिंग कंडीशन है। नाउ बीच में क्या कंडीशन अपीयर हुई कि दे हैव टच्ड विथ, इनको आपस में क्या कर दिया इन्होंने, टच करा दिया। चलो जी, अब टच कराने के बाद में फिर सेपरेट कर दिया, तो टच कराने के बाद फिर अलग कर दिया। तो ये इस प्रोसेस में फाइनल चार्ज मुझे बताना है, इन पे क्या पॉसिबल है, पॉसिबल वैल्यूज़ बताने। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे बेटा जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि ये जो स्फीयर्स है ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होने चाहिए। मतलब ये मैंने इन तीनों को एक बाउंड्री एज्यूम कर ली, तो ये बाउंड्री इनको आइसोलेशन दे रही है।
आइसोलेशन का मतलब है ये आपस में शेयर कर लें, बट बाहर से इनको कोई देना नहीं चाहिए, और ना बाहर से इलेक्ट्रॉन कोई नहीं दे इनको, और ना ये बाहर किसी को दें, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो ये है बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम है तो क्या होगा, टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। मतलब कोई भी फिनोमिना हो रही है उससे पहले चार्ज निकालें। दिस इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर हम पहले चार्ज निकालें Q टोटल किसका, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज निकालें तो मुझे ये तीनों चार्ज ऐड करने पड़ेंगे। तो तीन चार्ज कितने, +3 -3 एंड +5 ही। तो +3 और -3 तो कट जाएगा, तो बचेगा ओनली प्लस का 5 ही। अब ये चीज़ है कि आइसोलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लॉ को भी लर्न कर लो। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है बच्चों। तो अब अगर मैं बाद में भी टोटल चार्ज निकालूंगा, Q टोटल अगर मैं बाद में भी निकालूं, तो मेरे पास में सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो प्लस का 5e ही आना चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन जो है, पहले बात तो देखो कुछ ऑप्शन रॉन्ग कैसे जा रहा है कि चार्ज जो है वो e का इंटीजर मल्टीपल होता है, लेकिन यहाँ पे ये इंटीजर है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब बाकी बच रहे हैं उनमें से कोई होगा, क्योंकि बाकी में इंटीजर मल्टीपल है तो कोई भी हो सकता है, बट आप टोटल करें चार्जेस का। तो अगर आप देखेंगे तो ये +5 +5 10 -4 6c, तो इन तीनों का जो टोटल है वो आपके पास में आ रहा है +6c। ये नहीं आना चाहिए। अगर इनको देखें, इस वाले ऑप्शन में देखें, तो आपके पास टोटल जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 7 और 5 12, 12 में से 8 गया 4, तो इसमें आपको मिल रहा है प्लस का 4 ही, वो भी नहीं होना चाहिए। अब ज़रा इस ऑप्शन पे आ जाइए और इसमें टोटल देखिए 6 + 6 12, 12 - 7 5, इसमें प्लस का 5 ही मिल रहा है मेरे को। तो डेफिनेटली ये जो चार्जेस इनिशियल चार्जेस का सम जो है वो अगर 5e है तो बाद में भी मुझे 5e ही मिलना चाहिए, तो वो मेरे पास कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। तो मैं 6e -7 ही पॉसिबल है, तो +6e +6e -7e ये ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और आप इजीली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी लर्न करें और क्वेश्चन भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ चार्ज 1 कूलम। ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के पास जो चार्ज है बच्चों दैट इज़ 1 कूलम। ऑब्जेक्ट के पास 1 कूलम चार्ज इस बॉडी के पास ऑलरेडी है। कोई भी जो बॉडी है उसके पास 1 कूलम चार्ज बच्चों ऑलरेडी है। अब क्या हो रहा है, इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन। अरे भाई इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉडी की क्या गेन कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। तो ये बॉडी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। एक इलेक्ट्रॉन -e चार्ज के साथ आता है, तो n इलेक्ट्रॉन आएंगे माइनस का ne चार्ज के साथ। तो अब इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो नेट चार्ज होगा वो हो जाएगा, पहले जो था Q, और ये जो नया आया है इसको मैं Q डैश बोल देता हूँ। तो पहले Q था अब Q डैश, तो दोनों को ऐड कर दें। अब Q और Q डैश का वैल्यू है -ne, तो Q -ne ये तो पहले था और अब ये नया ये आ गया इसके पास, दोनों को ऐड कर दिया। ऑटोमेटिकली जो प्लस का होगा वो प्लस में रह जाएगा, माइनस वाला माइनस में कट जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो पहले कितना था भाई 1 कूलम था, उसमें से माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे, अब कितना आ गया 5.0, 5 × 10⁻18, ये इतने इलेक्ट्रॉन आए, और एक इलेक्ट्रॉन लेके आया 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अब कितना चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, तो 1 कूलम पहले वाला चार्ज है, उसमें से माइनस कर देंगे बच्चों, कितना आया ये, तो 1.6 × 5 करें तो ये तो हो गया बच्चों 8, ये तो 8 हो गया, और 18 और -19 तो 10⁻−1, तो वो 0.8 हो गया, मतलब 0.8। तो 1 कूलम -0.8 कूलम, 0.8 कूलम सेपरेट कर देंगे 1 कूलम में से, तो 0.2 कूलम बच जाएगा प्लस नेचर का। ये प्लस का 1 कूलम था पहले इस पे, तो +1 कूलम और माइनस का 0.8 कूलम, तो प्लस का 0.2 कूलम इसके पास बच जाएगा। दिस इज़ द आंसर। तो प्लस का 0.2 कूलम इसके पास बच गया बच्चों। सो ओके, इस लेक्चर में बच्चों इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम
कूलम्ब्स लॉ फोर्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का मतलब रिज़ल्ट अच्छा आए, बच्चों के साथ समझ आए कॉन्सेप्ट्स। तो और ये जो फाइल है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, उस पर आपको मिलेगी, जिसमें मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।